हेलो सभी लोग, कैसे हैं? अच्छे हैं, मज़े में। चलो हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो सॉल्यूशन में हमने अब तक राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया था कि राउल्ट साहब ने क्या बोला था। उसके बाद में सॉल्यूशन या विलियन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सॉल्यूशन को दो भागों में डिवाइड करके दिखाया गया कि सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। कैसे, कौन कौन से? वो दो टाइप है। तो सिंपल टाइप बनाएंगे इसके दो। एक होता है आदर्श विलियन, आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और एक जो बनाया गया दूसरा था अनादर्श, अनादर्श नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हमने सॉल्यूशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जी? दो पार्ट में, एक आदर्श विलियन और दूसरा अनादर्श विलियन। तो देखो यहां पर बात ये आती है कि आदर्श विलियन क्या होगा और अनादर्श विलियन क्या होगा। तो सिंपल सी एक बात बोलेगी, अगर सभी ताप व दाब पर, ताप और दाब पर, सभी ताप और दाब पर, ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पर, ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पर, अगर सॉल्यूशन जो आपका विलियन है, किसकी बात कर रहा हूं? सॉल्यूशन जो आपने विलियन काम में लिया है, जो आपका विलियन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। किसको फॉलो करे? राउले नियम को। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे राउले नियम को, या राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? राउल्ट्स लॉ को क्या करें? माने, उसको ओबे करें। सॉल्यूशन क्या करे? राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, ठीक है, माने, राउल्ट्स लॉ को ओबे करें या पालन करें, ठीक है। तो ये बोला गया कि भैया आदर्श विलियन या आइडियल सॉल्यूशन किसे कहोगे? तो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ। भैया ऐसे विलियन जो सभी ताप और दाब पर, है ना, सभी ताप और दाब पर सभी विलियन राउल्ट्स नियम का क्या करें? ओबे करें, उसका पालन करें। समझ में आ गई बात? तो वैसे विलियन क्या कहलाएंगे? आदर्श विलियन या आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? बात आई कि अनादर्श विलियन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जो सभी ताप और दाब पर, इसका उल्टा सभी ताप और दाब पर जो सॉल्यूशन या जो विलियन राउले जो राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करें, पालन नहीं करें, ठीक है, पालन नहीं करें, डू नॉट ओबे, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। समझ में आ गई बात? तो यहां पे दो बातें निकल के आई कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हमने सॉल्यूशन को, विलियन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट था आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलियन क्या होंगे? जो सभी ताप और दाब पर वो विलियन राउल्ट्स लॉ का, राउले नियम का क्या करें? ओबे करें, उसका पालन करें। वैसे विलियन क्या कहलाते हैं? आदर्श विलियन कहलाते हैं। समझ में आ गई बच्चों यहां तक बात? अगर मैं इधर की बात कर लूं, अनादर्श विलियन की बात कर लूं, सभी ताप और दाब पर विलियन राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करे, डू नॉट ओबे। समझ में आ गई बात? अगर इसका वो पालन नहीं करते तो क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलियन कहलाते हैं। तो यहां तक सबका क्लियर हो गया? पॉइंट्स लगा के लिखते चलना। ये पहला डिफरेंस है। इसके बाद हम दूसरे डिफरेंस की बात करेंगे। तो एक बात तो आप सभी जान चुके हो, राउल्ट्स लॉ क्या था? याद करो, अगर तुम्हारे पास PA था, ठीक है, जो भी पार्शियल प्रेशर था वो किससे डिपेंड करता है? उसके मोल फ्रैक्शन पे। और यहाँ पे तुमने क्या लगाया था? PA नॉट। यहाँ पर क्या था? दूसरा सॉल्यूशन क्या था? PB। क्या था यहाँ पे? XB। यहाँ पे क्या आ गया? PB नॉट। ये मेरा राउल्ट्स लॉ था। ये क्या करेंगे? इसको ओबे नहीं करेंगे तो इसके ये क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। लो भैया, ये इसके इक्वल नहीं होंगे। तो XA PA नॉट और PB भी इसके इक्वल नहीं होगा। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना।
क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना अच्छे से। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैंने अभी क्या बोला है। हम नेक्स्ट बात करता हूं मैं, आप इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है? चलो जी, तो ये राउट्स लो फॉलो करते हो, ये राउट्स लो फॉलो नहीं करते हैं। और क्या बातें हो सकती है इसके अंदर? थर्ड पॉइंट की बात कर लेता हूं मैं। देखो जी, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं यहां पे, तो थर्ड पॉइंट ने क्या बोला था, ठीक है? थर्ड पॉइंट की बात करता हूं मैं आपके लिए। थर्ड पॉइंट में ये बोला था कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो विलयन का आयतन है, वो किसके बराबर हो जाए? वो जो आपने विलेय का आयतन लिया है, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के क्या हो? इक्वल हो, इसके बराबर हो, इसके तुल्य हो, बराबर। तो कुल मिला के बात ये बोली गई, मैंने बोला कि मान लो मैंने दो सॉल्यूशन ले रखे हैं, है ना? मान लो ऐसा बोल देता हूँ, एक सॉल्यूट ले रखा है ए और एक सॉल्यूट रखा है बी। जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा आपको? बताओ मुझे, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ध्यान रखिए, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना, इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। अब एक बात आप भी जानते हो, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनको मिलाने पे या तो जो सॉल्यूशन बनता है या तो कम हो जाता है या कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। पर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, देखो सिंपल सी बात बोल रहा है। मान लो ये आपके पास में एक सॉल्यूट है, विलेय है, क्या है ये? विलेय। और एक आपके पास में ये है, क्या है ये? सॉल्वेंट, ठीक है? इनका अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो जब मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐड करूँगा, दोनों को एक साथ मिला दूंगा, इसको भी इसके अंदर मिला दूं और इसको भी इसके अंदर मिला दूं, तो जो भी ये वॉल्यूम आएगा, जो भी ये आयतन आएगा, ये किसका है? विलयन का। तो जो भी ये आयतन आएगा वो इन दोनों के क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। तो कुल मिला के जो पूरा मिक्सचर है उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये 5 ml और ये 5 ml है, तो टोटल कितना हो गया? 10 ml। तो ये कितना विलयन कितना होना चाहिए? 10 ml होना चाहिए। ना तो 9 होना चाहिए, ना 11 होना चाहिए, ना 10.1 होना चाहिए, ना 9.9 होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो मैंने कहा अगर ये 5 ml और ये भी 5 ml है तो दोनों मिला कितना हो गया? 10 ml। तो ये सॉल्यूशन भी कितने विलयन कितने का होना चाहिए? 10 ml का ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी ऐसे सॉल्यूशन देखते हैं, जैसे तुम HCl लो, एसिड लो, एसिड में तुम वाटर डालो, सॉल्यूशन कम होने लग जाता है ना? तो इसने बोला कि जो भी यहाँ पे डेल्टा वी है, डेल्टा वी क्या है? मिक्सचर का, उसका चेंज कितना हो? 0 हो, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, ठीक है? सॉल्यूशन उतना का उतना ही रहे, उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं है। किसका? मिक्सचर का, इस मिक्सचर का। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, चलो जी, यहां बताओ क्या लिख दोगे? डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0। यहां क्या हो सकता है? या तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा या वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो मैंने कहा यहां डेल्टा वी जो मिक्सचर है, डेल्टा वी जो मिक्स है, वो 0 के नॉट इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है? यहां पे दोनों को मिक्स किया तो बिल्कुल सेम मिला। अगर मैं इसको 10 ml बोलूँ, इसको भी 10 ml बोलूँ, तो चेंजेस कितना है? 0 ml। लेकिन मान लो एक बार ये 5 ml 5 ml दोनों 10 ml था, लेकिन ये 9 ml ही बना, तो बताओ कितना ml कम हो गया? 1 ml कम हो गया। तो बिल्कुल चेंजेस एक आ गया, है ना? चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अनदर सॉल्यूशन तो उनमें क्या हो जाते हैं? चेंजेस हो जाते हैं। सॉल्यूशन या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ गई बात सभी को? तो आप ये वाला नोट करो पार्ट, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? तो इसके डेल्टा वी में क्या हो जाता है? चेंज, इसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, लेकिन इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता है। देखो सिंपल सिंपल सा है इसके, ना आप याद कर लेना। अगला देखो, तो मैं इसको हटा रहा हूं।
अगला देखो बात किस पे बोली गई, एनर्जी पे, उष्मा पे, हीट पे बात बोली गई। क्या बोला गया, ये बोला गया जब विलेय और विलायक को मिलाया जाए, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो, तो ये तो मेरा हो गया सॉल्यूट और ये मेरा हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब तुम इसको मिलाते हो, है ना, मिलाने पे क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ये तो बात सभी लोग जानते हो, विलयन बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे तुम इन दोनों को मिलाओगे, तो देखो मैंने क्या किया, दोनों को मिलाया, ठीक है, इसको भी मिलाया और इसको भी इसमें मिलाया मैंने, और इसको भी मैंने इसके अंदर मिला दिया, तो इसमें ये सॉल्यूशन बनेगा इसका। अब देखो यहाँ पे दो बातें हो सकती है, क्या बातें हो सकती है कि मिलने पे या तो ये सॉल्यूशन गर्म हो जाए या ये ठंडा हो जाए, कंफर्म बात है। एक बात सभी लोग जानते हो, जब भी हम किसी दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, जैसे हम एक सॉल्यूट या एक सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो सॉल्यूशन या तो ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है। लेकिन इसने क्या बात बोली कि जब भी आप किसी दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाओ, तो ये सॉल्यूशन ना तो ये हीट एमिट करे, एमिशन, ना तो ये इमिट करे, उत्सर्जित करे, जित करे, ठीक है, ठीक है, और ना ये हीट को या ऊष्मा को अवशोषित करे, एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ना तो ये एब्जॉर्ब करे, ना ही ये इमिट करे, इमिशन करे, ठीक है, बाहर नहीं निकाले, ना ही ये ले। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के सॉल्यूशन वैसा का वैसा होना चाहिए। मान लो तुम लोगों ने दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिया, अगर ये दोनों गर्म है तो सॉल्यूशन भी कैसा मिलना चाहिए, गर्म मिलना चाहिए। कुल मिला के इसके अंदर जो हीट का चेंज है, जो डेल्टा एच का चेंज होगा, जो इसका एच का मतलब क्या है, हीट है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने पढ़ा रखा है। डेल्टा एच जो मिक्स करोगे वो कितना होना चाहिए, उसका चेंज 0 होना चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है सभी को, आराम से कर लोगे, इमिट करोगे ना ही ये एब्जॉर्ब करे, समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा भैया, डेल्टा एच 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर तुम यहाँ पे किन्हीं दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, या तो वो ठंडे हो जाएंगे या वो गर्म हो जाएंगे, या तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेंगे या उनका उत्सर्जन करेंगे, या तो वो एब्जॉर्प्शन करेंगे या वो एमिशन करेंगे। क्लियर है, चलो तो या तो वो एमिट या एमिशन लिख देना, एमिशन लिख देना, चलो लिख दो, एमिट लिख दो, चलो नोट कर लो इसको। क्लियर है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आराम से कि भाई ना तो ये अवशोषित करे, ना तो ये एब्जॉर्ब करे, ना ये इवोल्व करे, ठीक है, कोई भी टर्म लिख देना इसके अंदर से। समझ में आ गई बात, ना तो अवशोषित करे ना वो उत्सर्जित करे। तो यहाँ पे डेल्टा एच का जो टर्म है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, और यहाँ पे डेल्टा एच नॉट इक्वल टू क्या रहे, 0 रहे। क्या सभी को यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब फटाफट नोट कर लो आप लोग, फिर हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो देखो हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट की बात आई यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट की क्या बात आ गई यहाँ पे, तो देखो इन्होंने ये बोला, अगला पॉइंट ये था, मान लो अगर मैं एक बात बोल दूं आपसे कि आपके पास सॉल्यूट है, वो ए फॉर्म में है, ठीक है, और आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, वो किस फॉर्म में है, बी फॉर्म में, मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और ए क्या बनाए, ये आपस में टूटेंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, ये ए बी बना लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया, बोला ये गया कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण बल, बुक में यहीं पे ससंजन बल लिखा होगा, देख लेना,
संसंजन बल का जो परिणाम है, जो टोटल आएगा ना कि भैया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वो सब इक्वल हो यहाँ पे, मतलब ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ए बी का जो ए और बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ए और बी जितने मजबूती से बंधे हुए हैं, ए और बी में भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, वही आकर्षण बल होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी का आकर्षण बल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये इसको 5% खींचा है तो ये भी इसको 5% खींचेगा। तो कुल मिला के इन सभी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए जी, बराबर होना चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने चाहिए, बराबर। लेकिन इसके अंदर हम क्या बोल देंगे, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर नहीं होता है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखना, यहां पे फोर्स ऑफ आकर्षण बल, विलयन का जो आकर्षण बल है वो विलय और विलाय के आकर्षण बल के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन सेम, किसके सेम होना चाहिए, सॉलिड और सॉल्वेंट के। ठीक है, चलो नोट कर लो इनको, फिर आगे बात कर लेते हैं। चलो जी, हो गया यहां तक? तो ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग अब, है ना? उतार लिया आप लोगों ने? तो सॉल्यूशन का जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्वेंट या सॉल्यूट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो भी सॉल्यूशन का आकर्षण बल है वो इन दोनों के आकर्षण बल के समान होना चाहिए, मतलब सारे समान होने चाहिए, कुल मिला के बात ये। और इसमें क्या होंगे भैया, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, चलो जी आखिरी पॉइंट देखो, फिर एग्जाम्पल देखो, फिर ये खत्म। चलो देखो इस क्या बोला गया कि जो आपके पास सॉल्यूट है और जो आपके पास सॉल्वेंट है, जो आपके पास विलेय है और जो आपके पास विलायक है, ठीक है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी, फिजिकल और केमिकल, मतलब भौतिक और रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल नेचर, इनकी प्रकृति क्या हो, सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, समान, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सेम बोल दो या इक्वल बोल दो, कुछ भी बोल दो, बराबर बोल दो, इक्वल बोल दो। यहाँ क्या लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप यहाँ पे विलय और विलाय को मिलाते हो, पूरा लिख देना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कभी भी इक्वल नहीं आता है, नॉट इक्वल, समान नहीं होती है। क्लियर है? आप पूरा उतारना और यहाँ पे क्या लिखोगे, विलय और विलाय करके क्या लिखोगे, भौतिक और रासायनिक प्रकृति कभी भी समान नहीं होगी। ठीक है, अलग अलग होगी। किसकी बात कर रहे हैं, विलय और विलाय की, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। ठीक है बच्चों, नोट करो। चलो क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इनके कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। और यहां पर एग्जाम्पल हम कुछ अलग तरीके से लिखेंगे, पहले आपको इसके एग्जाम्पल में समझा देता हूं। ठीक है, तो इसी के नीचे आप लिख देना, क्योंकि इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है इसलिए। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, आइडियल सॉल्यूशन की, सारे एग्जाम्पल याद रखना। ये है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पे एग्जाम्पल है ए, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ठीक है, हेक्सेन और हेप्टेन दोनों को अगर मिला दो तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। बी क्या है, बी यहां पे इथाइल क्लोराइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड और क्या है, एथाइल ब्रोमाइड।
ब्रोमाइड। ठीक है, जो सी है आप कर सकते हो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल आप लोग ये वाला ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अगला है यहाँ पे, चलो जी, तो यहां तक ध्यान रखना। अगला है बेंजीन, ये है बेंजीन, लिख लेना नाम इसका बेंजीन, और ये है टोल्यूइन। क्या है ये? टोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन है ना, टोल्यूइन और बेंजीन याद रहेगा, लिख लेना। तो टोल्यूइन और बेंजीन। चलो जी, अब फटाफट नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बात करते हैं, है ना। कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे आप ABCDE के बाद ले सकते हो CCl4 प्लस SiCl4। ठीक है, तो ये वाला भी एग्जाम्पल बहुत पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो इन एग्जाम्पल को नोट कर लो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। और चाहो तो आप और भी लिख सकते हो, ABCDE, F भी लिख लो भली, है ना। 1 क्लोरो ब्यूटेन और 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, लिख लेना आप लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा ये CH3 CH2 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 Cl प्लस CH3 CH2 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 CBr। ठीक है, और एक और फेमस एग्जांपल है ABCDFG का, देख लो, मिथेनॉल और एथेनॉल, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल। ठीक है, तो मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल ध्यान रखना किसके हैं? आइडियल सॉल्यूशन के हैं। अभी इसके एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखवाए, तो मैं फिर बता देता हूं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आइडियल सॉल्यूशन के। ठीक है, सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल अभी अनादर्स की बात करने के लिए अभी आ रहे हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि अनादर्स या नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। वैसे आप लिख सकते हो, वैसे वाटर और एसिड का एग्जाम्पल इसके अंदर बहुत फेमस एग्जाम्पल में आता है, लेकिन इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है, तो दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, चलो तो इसको आप नोट कर लो पहले फटाफट, फिर हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है? ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? चलो आगे बात करते हैं हम लोग, उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो सभी लोग, समझना ध्यान से, बड़े ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट है और यही हमें कभी कभी आ नहीं पाता है। देखो सिंपल सा है, वैसे ज़्यादा भारी नहीं है। अनअदर्स की बात कर रहे थे, अनअदर्स की, हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। ठीक है, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आपको पहले भी बता दिया गया है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आखिर में होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि PA नॉट इक्वल टू किसके किसके होगा, XA और PA नॉट के, या फिर PB नॉट इक्वल टू XB PB नॉट के। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब इक्वल कब नहीं होगा, या तो ये वाला पार्ट बड़ा हो या फिर ये वाला पार्ट बड़ा हो, तो इस आधार पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया? एक पार्ट को बोला गया धनात्मक विचलन, एक बोला गया पॉजिटिव डेविएशन, और एक बोला गया ऋणात्मक विचलन। ये धनात्मक और ऋणात्मक किस आधार पे बोले गए, अभी मैं आपको ग्राफ से समझा दूंगा। अभी आप 2 पार्ट इसके पता रखना। विचलन,
ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? क्या बोला गया? तो ये बोला गया कि मान लो कि आपका ए ये कौन था? सॉल्यूट, ठीक है, और ये कौन था? बी सॉल्वेंट। जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे ज्यादा हो? सॉल्यूशन से। क्या बोला मैंने? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, अंतरा आणविक आकर्षण बल, क्या बोला मैंने? अंतरा आणविक आकर्षण बल। भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि मान लो जो भी तुमने सॉल्यूशन ले रखा है, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलाया है, मान लो ये मैं बता देता हूँ एक बार, सुन लो। ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इनकी जो अंदर बॉन्डिंग है, वो बहुत मजबूत है ना। लेकिन तुमने इसको तोड़ दिया, तोड़ के तुमने क्या बनाया? इन दोनों से तुमने सी प्रोडक्ट बनाया। लेकिन जो ये सी में इंट्रामोलिकुलर फोर्स है ना, वो इन दोनों से क्या है? कमजोर है। इन दोनों में क्या था? मजबूत था। तुमने इसको तोड़ा। अब आप बताओ, जो इसको आप तोड़ोगे तो इसको आप क्या दोगे? तोड़ने के लिए एनर्जी दोगे। समझ में आ गई बात? तो ये एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? ये एंडोथर्मिक, उष्मा शोषी। तो यहाँ डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा? बताओ मुझे, डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा? हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और जब ये मिलते हैं तो जो ये सॉल्यूशन बनता है ना, वो हमेशा इन दोनों से ज़्यादा बनता है। तो डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि अंतराणिक आकर्षण बल अगर इसका ज़्यादा है, किनका ज़्यादा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कौन सा डेविएशन आता है? पॉजिटिव आता है। और अगर ऐसा हो जाता है, पूरा ऐसा कैसा लिख देना? सॉल्यूट प्लस बी और बी सॉल्वेंट, क्या बनाया? इससे ए बी बनाया, सॉल्यूशन बनाया। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा हो जाएगा? सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आराम से टूट जाएंगे और किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे? प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ये आराम से टूटेंगे। अगर आराम से टूटेंगे तो क्या होगी? हीट बाहर निकलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। समझ में आ गई बात? तो आप ध्यान रखना, इसमें भी यही बात लिखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण, इंट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतरा आणविक आकर्षण बल, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव डेविएशन आता है, और जब सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है तो क्या आता है? नेगेटिव डेविएशन आता है। समझ में आ गई बात? तो इसको आप नोट कर लो, इसके नीचे और लिखा जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लिख सकते हैं हम लोग। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ डेल्टा एच किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पे डेल्टा वी जो मिक्सचर है सॉल्यूशन का, वो भी किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अगर ये पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो उसको क्या बोलते हो आप? उष्मा शोषी बोलते हो ना, एंडोथर्मिक। और यहाँ पे बताओ क्या होगा इस वाले में? यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यहाँ डेल्टा वी भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आ गई बात? नेगेटिव का मतलब उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है यहाँ पे? एक्सोथर्मिक। लिख लोगे ना? ये उष्माशोषी और वो उष्माक्षेपी। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट, ठीक है। इधर लिख देता हूँ इसको मैं, हटा के इसको। ये जो लिखा है डेल्टा एच यहाँ पे कैसा है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। चलो अब नोट कर लो आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस आधार पे बोला गया है ये पॉजिटिव जा रहा है और वो नेगेटिव जा रहा है। बहुत ही सिंपल तरीका, देखो मैं बताता हूँ आपको। मिटा दूँ इसको मैं? अब ध्यान से समझ लेना आप, ठीक है। देखो मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ, दोनों ग्राफ को पॉजिटिव वाला इधर बनाना है, नेगेटिव वाला उधर बनाना है। अब समझना ग्राफ को ध्यान से सभी लोग। ये ग्राफ बनाया है मैंने, ठीक है।
ठीक है, लाइन दिख रही है, ठीक है। चलो आप याद करो, आपको मैंने पहले राउल्ट्स लॉ में हमने ग्राफ बनाया था, एक्स ए बराबर 1 था और यहाँ पे एक्स ए बराबर कितना हो गया था 0, ठीक है। तो एक बात बता दो सभी लोग आराम से, सिंपल सी बात है, तो 1 से कहाँ जा रहा है 0 में जा रहा है, तो ये क्या ग्राफ कैसा आएगा घटता हुआ, क्यों, क्योंकि एक से कहाँ जा रहा है 0 में जा रहा है, मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है कम हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कम हो रहा है, ठीक है। चलो क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे ये बताया था एक्स बी बराबर 0, एक्स बी बराबर 1, तो बताओ b के मोल फ्रैक्शन क्या हो गए बढ़ रहे हैं, तो ये क्या आया था पी नॉट ए आया था, ठीक है, घट रहा है इसलिए। अब ये क्या हो रहा है 0 से 1 में जा रहा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, क्लियर है। ये क्या आया था पी नॉट बी आया था, समझ में आ गई बात। सेम इधर का भी ऐसे कैसा बना देता हूं, x से बराबर 1, x से बराबर 0, x बराबर 1 और एक्स भी बराबर 0, तो 1 से 0 में जा रहा है तो पहला ग्राफ क्या होगा घटेगा, ये लो घट गया। ये क्या आया था पी ए नॉट, ये ग्राफ क्या होगा बढ़ता हुआ, कैसा आएगा पी नॉट पी, ठीक है। और सभी को अगर पता हो तो हमने इन दोनों को मिलाया था और ये भी बोला था पी ए बराबर क्या आएगा पी ए प्लस पी बी आएगा, यहां पर भी हमने यही किया था, क्या आएगा पी ए प्लस पी बी बराबर, सॉरी पी बराबर टोटल प्रेशर है ना, ये था पी बराबर, है ना। तो ये ग्राफ हमने पहले पढ़ रखा है। अब देखो पॉजिटिव कब आएगा, अगर ऐसा कैसा ग्राफ आ गया बिल्कुल ऐसा आ गया डिट्टो, तो आदर्श विलयन होता है, समझ में आ गई, आदर्श विलयन के दोनों ग्राफ बना लिए, लेकिन मुझे क्या पढ़ना है अनादर्श विलयन। तो देखो होता है क्या, होता है क्या, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, इस ग्राफ से ऊपर ग्राफ आता है, समझ में आ गई बात। देखो कैसे आएगा, तो ध्यान से देखना, इस लाइन से पॉजिटिव में क्या होता है, ये लाइन आनी चाहिए थी लेकिन ये लाइन नहीं आई, ये लाइन ऐसे आई, समझ में आ गई बात। इस लाइन को ऐसा आना चाहिए था लेकिन ये लाइन ऐसी आई ऊपर से, देखो पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, देखो ऊपर जा रही तो प्लस में जा रही है, तो ये लाइन ऐसी आनी चाहिए थी, ये लाइन ऐसे आई, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखो सारे के सारे ग्राफ कैसे जा रहे हैं पॉजिटिव में, समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के ग्राफ मेरा ऐसे जाना चाहिए था, ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कैसा, अब ये देखो कैसा हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, ये क्या हो रहा है विचलन हो रहा है। डेविएशन का मतलब क्या है, ये इतना क्या है इसके बीच में, ये वाला डेविएशन विचलन है, क्या है ये विचलन, डेविएशन। भाई सिंपल सी बात है, जिसको नहीं आया वो देख ले, भाई ग्राफ ऐसे आना चाहिए था, है ना, लेकिन ऐसे ना आके ग्राफ कैसा आया इधर की तरफ, थोड़ा सा और ऊपर से गया, समझ में आ गई बात। तो अगर इसी के ऊपर अगर ग्राफ आ जाता तो वो आदर्श विलयन हो जाता, आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन ग्राफ या तो ऊपर जाएगा या नीचे। अगर इनसे ऊपर चला, देखो इस रेड लाइन से देखो ऊपर जा रहा है, इस देखो ये वाली ब्लू लाइन से भी क्या जा रहा है ऊपर जा रहा है, इस ब्लैक से भी क्या जा रहा है ऊपर, सारे क्या पॉजिटिव है ना, तो समझ में आएगी बात, क्या बोला इसको पॉजिटिव डेविएशन बोला, ठीक है। चलो जी समझ में आ गई बात। जैसे ये देखो ये ऐसा आना चाहिए था ग्राफ, लेकिन क्या आया इससे ऊपर की तरफ। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, बस ये देखो नेगेटिव का करता हूं मैं, इसको मैं रेड से खींच देता हूं, एक बार इसको मैं रेड से बना देता हूं, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ में क्या हो जाएगा, ये ग्राफ कहां से आएगा, देखो थोड़ा नीचे से आएगा, क्लियर है। ये रेड वाला ग्राफ कहां जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये, अच्छा ऊपर से नहीं जाएगा, नीचे से आएगा ना, सॉरी नीचे से कर देना बच्चों, नीचे से कहां जाएगा, ये नीचे से जाएगा, नेगेटिव जा रहा है ना, देखो ये पॉजिटिव था, ये कहां जाएगा नेगेटिव, क्लियर है सही बच्चों का यहां तक, ठीक है। और बताओ ये वाला भी नीचे, ये भी कहां जाएगा, नीचे से जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अब ये जो डेविएशन हुआ इसके नीचे से हुआ, देखो ये वाला
देखो ये कैसा था, पॉजिटिव था, ये कैसा है, देखो नीचे से तो कैसा है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अगर दोनों ग्राफ क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे वापस कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोनों ग्राफ को वापस समझा दूंगा। सिंपल सी बात है, पहले सिंपल ग्राफ पढ़ रखे थे ना, अगर उनसे ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, उनसे नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। चलो अब आप लोग नोट कर लो, अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। चलो नोट कर लो इसको, मैं हट जाता हूं एक बार। बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए अब दिक्कत। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, आराम से। ये किसकी बात कर रहे हैं, दोनों की दोनों नॉन आइडियल की है। अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर खत्म काम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं बच्चों। चलो तो वीडियो को पोस्ट करके बना लेना। ठीक है, चलो सिंपल समझ गए ना। पहले ये आना डॉट डॉट वाले पहले प्रैक्टिकल है, मतलब ये आइडियल के, इनसे अगर ऊपर आया तो वो या तो वो पॉजिटिव में जाएगा या वो नेगेटिव, इसका मतलब वो नॉन आइडियल हो गया। अब इस ग्राफ के ऊपर कोई सॉल्यूशन आ गया तो सिंपल सी बात है भाई, कैसे समझ में आ रहा है। मान लो एपीजे अब्दुल कलाम है, वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है ना, अगर मैं उनके जैसा हो गया तो आइडियल हो गया, वो आइडियल हमारे लिए। अब मुझे जैसे तुम्हारी तुलना करनी है कि तुम कैसे हो, तो मैं उनसे तुम्हारी तुलना करूंगा, या तो अच्छे होंगे या खराब होंगे। अभी तो उनके बराबर नहीं हो सकते ना, मैं भी नहीं हूं। अगर मैं उनके बराबर हो गया तुम बोलोगे सर आइडियल, आप भी आइडियल हो, वो भी आइडियल, आप भी आइडियल हो। लेकिन मैंने कहा अगर उनके कैरेक्टर से मैं कम हूं, है ना, मैं कम हूं, तो मैं किस में चला गया, नेगेटिव में। मैं अगर उनसे ज़्यादा हूं, जो हो नहीं सकता कभी, लेकिन मैंने मान लिया ना, खुश तो हो सकता हूं ना। अगर उनसे मैं ज़्यादा कैरेक्टर में हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, समझ में आ गई बात, पॉजिटिव में चला जाऊंगा। कम हूं तो नेगेटिव में चला जाऊंगा, बस बिल्कुल जनरल लाइफ जैसा सोचना है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, देखो इसके एग्जाम्पल, पहले मैं इसके बोल रहा हूं पॉजिटिव वाले के एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फिर नेगेटिव वाले के एग्जाम्पल लिखूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो पॉजिटिव के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों वो ये होते हैं मेथनॉल और वाटर। ठीक है, C2H5OH और वाटर। क्या सर पैक तो बनाया हमने, बिल्कुल। देखते हो ना जब थोड़ा पैक एक मिलाते हो तो थोड़ा सा सॉल्यूशन ऊपर की तरफ आता है पैक बनाते वक्त समझ में आ रही बात है ना। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अब तुम लेबोरेटरी में कभी जाओ ना तो मुझे बताना, तुम करके बता दूंगा प्रैक्टिकल इसको कैसा। लेबोरेटरी में कब जाएंगे, हैं क्लास खुल ही नहीं खुल रही है, कोई ना सपने में आके करेंगे और तो क्या। चलो तो यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी सॉल्यूशन है। अगर तुम एथेनॉल को मिला दो एसीटोन के साथ में तो भी बन जाता है, या फिर तुम एसीटोन को मिला दो यहाँ पे, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में। ये सारे के सारे सॉल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन आता है, मतलब वॉल्यूम इनका बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप नोट करो, क्लियर है। देखो लेबोरेटरी में अगर तुम कभी ये करोगे, यहाँ एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, HCl और वाटर को अगर तुम मिला दोगे तो जो वाटर है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, बाकायदा मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अगर इन दोनों का वॉल्यूम मान लो ये 5 ml, ये 5 या 10 ml, अगर तुम दोनों को मिक्स कर दोगे तो सॉल्यूशन कम हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें और भी कई एग्जाम्पल कर सकते हो, एसीटोन प्लस एनिलीन, ये एनिलीन लिखा है मैंने, ये सारे तुम लेबोरेटरी में भी कर सकते हो अगर कभी गए हो तो। ये हो जाएगा CH3 एसीटोन और क्लोरोफॉर्म CHCl3। एक एग्जाम्पल हो जाएगा CHCl3 प्लस क्लोरोफॉर्म कर सकते हो और साथ में ले सकते हो यहाँ पे बेंजीन। एक और है, या तो मेथनॉल और एसिटिक एसिड को ले लो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव में चले जाएंगे। क्लियर है सभी को, हाँ शायद सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। कैसे याद रखना, देखो मैंने तो कैसे याद रखा है, ये एग्जाम्पल तो ऑल सबको याद रहता है, HCl और H2O तो सबको याद रहता है,
ठीक है। इसमें कैसे देखो, एसीटोन एनिलीन, ए आ गया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, फिर क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, समझ आ गया, मेथनॉल फिर एसिटिक एसिड, ऐसे याद रख लेना। समझ में आ गई बात? क्या सबको ये सब क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, चलो तो नोट कर लो। आई थिंक ये देखो बहुत आराम से समझा है, आराम से इसको लिख, जब तुम लिखोगे ना तो भी तुम्हें याद हो जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? चलो तो एग्जाम्पल सारे नोट कर लो। तो देखो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आइडियल, नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल के बाद में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप याद कर लेना, समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके एग्जाम्पल तो ये मान के चलो एग्जाम में आ जाते हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है। और जो भी छोटा मोटा टॉपिक बाकी है, और देखो एक बात बता देता हूँ मैं, है ना, कुछ लोग टेस्ट नहीं देते हैं तो वो आपका फॉल्ट है, आपको टेस्ट देना चाहिए। जितने भी बच्चे वीडियोस देखते हैं, है ना, मेरे पास कई ऐसे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, मतलब जिनको मैं सच में नहीं जानता, अच्छी बात है, बहुत लोग मुझसे जुड़ चुके हैं अब, तो वो मुझे भेजते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो वो मुझे भेज रहे हैं, और जिनको मैं जानता हूँ वो मुझे नहीं भेज रहे, कमाल है। तो इससे अच्छा है ना कि मैं उन्हीं को पढ़ाऊँ, आपको रहने देता हूँ, क्योंकि आप लोग शायद कहते हैं ना कि वैल्यूज़ नहीं समझना, वो गलत बात होती है, तो आप उसको समझो। मैंने कहा ना मैं अपने स्टूडेंट्स में बहुत बिलीव करता हूँ, तो वो बिलीव धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है फिर। तो ऐसा आप नहीं करें, है ना। हर एक स्टूडेंट पे बिलीव का मतलब ये होता है कि वो अपना काम अपने आप कर रहा है, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, आप 12th क्लास में आ चुके हो, तो आपको मैं समझा नहीं सकता बार बार कि आप ये करो, आप ये करो। आप अपना अच्छा बुरा खुद जानते हो, खुद समझते हो। तो आगे से ऐसा नहीं हो, ये आप सबके लिए अच्छा होना चाहिए। समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है। और आप सच में बहुत होशियार हो, पढ़ने में सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, हाँ होमवर्क वगैरह सब अच्छे से कर रहे हो, सभी जितने भी बच्चे हैं मेरे, सब अच्छे से कर रहे हो, लेकिन टेस्ट में लापरवाही मत करो, जो दिया जा रहा है उसे करो आप। ठीक है, चलो तो यहाँ तक आज का बहुत है। जो नेक्स्ट भी आएगा 4 या 5 क्लास और बाकी है। सर कितना लंबा चैप्टर है बाकी है, एक्चुअल में इसके न्यूमेरिकल और केमिकल काइनेटिक न्यूमेरिकल साथ में करवाऊंगा, है ना, तो उसमें टाइम लग जाएगा अपने को। तो इस मंथ तक हम चाहेंगे कि अपने केमिकल काइनेटिक और सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल सहित और सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल सहित सब कुछ हम ख़त्म कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ से फिर ऑर्गेनिक का और हाँ सभी बच्चों को बोल देता हूँ, रिएजेंट का पार्ट बहुत जल्दी डाल दूंगा, बहुत लंबा पार्ट डालूंगा एक साथ ही 2-3 घंटे का, तो आप एक साथ पढ़ेंगे। समझ में आ गई सभी बच्चों को बात? तो ये थोड़ा सा है ना। चलो जी, ओके बेटा, आप नोट कर लो। ठीक है।